गुड डे। मैं रॉबर्ट एन बेला हूँ, एक अमेरिकी समाजशास्त्री जो यह समझने के लिए समर्पित रहा कि धर्म और संस्कृति किस प्रकार समाजों के नैतिक ताने बाने को आकार देते हैं। मेरी यात्रा हार्वर्ड के दार्शनिक गहराइयों से शुरू होकर अमेरिका में आस्था, लोकतंत्र और समुदाय पर होने वाली सार्वजनिक बहसों तक पहुँची। मेरा विश्वास था कि समाजशास्त्र को केवल समाज का निरीक्षण नहीं करना चाहिए, उसे उन गहरे प्रतीकों और कहानियों को उजागर करना चाहिए जो लोगों को एक साथ बांधते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैंने एक नागरिक धर्म देखा, विश्वासों, मिथकों और अनुष्ठानों का साझा संग्रह जो नागरिकों को सांप्रदायिक सीमाओं से परे एकजुट करता है। यदि आप कभी राष्ट्रगान के दौरान खड़े हुए हैं, किसी युद्ध स्मारक का दौरा किया है या सार्वजनिक जीवन में नैतिक आह्वान का अनुभव किया है, तो आप पहले ही मेरी दुनिया में कदम रख चुके हैं। स्वागत है सोशियो एक्सप्लोरेशन में। आइए उन अनुष्ठानों, मूल्यों और मिथकों की खोज करें जो हमारे सामूहिक जीवन को संजोए रखते हैं। मैं 23 फरवरी 1927 को अल्टस, ओक्लाहोमा में पैदा हुआ, एक ऐसे परिवार में जिसने कठिनाइयों और दृढ़ता दोनों का अनुभव किया था। जब मैं केवल 3 वर्ष का था, मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली और मेरी माँ हमें लेकर लॉस एंजलिस चली गई। वहाँ मैंने एक ऐसे शहर में परवरिश पाई जो तेज़ी से बदल रहा था और सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ था। ये शुरुआती अनुभव हानि, पलायन और अपनापन खोजने की जद्दोजहद चुपचाप उन सवालों को आकार देते रहे जिन्हें मैंने अपने जीवन भर पूछा। अर्थ, नैतिकता और वे बंधन जो समाजों को एक साथ थामे रखते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मैंने सबसे पहले सामाजिक नृविज्ञान का अध्ययन किया और 1950 में स्नातक किया। मेरा डॉक्टरेट शोध, जिस पर मैकार्थीवाद के राजनीतिक माहौल का प्रभाव था, मुझे जापान के अध्ययन की ओर ले गया। सिर्फ उसकी राजनीति या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसके गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक आधारों की ओर। फुलब्राइट स्कॉलर के रूप में जापान में बिताया गया 1 वर्ष मुझे वहाँ के अनुष्ठानों और विश्वासों के ढांचे में डुबो ले गया, जिसने बाद में मेरी नागरिक धर्म और आधुनिक समाजों के नैतिक क्रम पर आधारित सिद्धांतों को आकार दिया। और मैंने मेलानी हाइमैन से विवाह किया। हम हाई स्कूल के समय से एक दूसरे को चाहते थे और 61 वर्षों तक विवाहित रहे। हम दोनों ने मिलकर 3 बेटियों का पालन पोषण किया, जब तक कि 2010 में मेलानी का निधन नहीं हो गया। पारिवारिक जीवन ने मुझे संतुलन दिया, मुझे यह याद दिलाते हुए कि मूल्य और अनुष्ठान केवल शैक्षणिक श्रेणियाँ नहीं हैं, बल्कि जिए हुए अनुभव हैं। जब मैं धर्म और सार्वजनिक जीवन के महान विषयों की खोज कर रहा था, तब मेरा घर वह स्थान था जहां इन अमूर्त अवधारणाओं का मानवीय पक्ष जीवंत हो उठता था। मेरा करियर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल रिलेशन से शुरू हुआ, लेकिन मेरी बौद्धिक यात्रा कक्षा की सीमाओं से बहुत आगे तक गई। टोकुगावा धर्म पर अपने शुरुआती कार्य में मैंने यह खोजा कि सांस्कृतिक परंपराएं आर्थिक और राजनीतिक जीवन को कैसे आकार दे सकती है, कुछ वैसे ही जैसे मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंटवाद के संदर्भ में किया था। 1960 के अशांत दशक में मैंने अमेरिकन सिविल रिलीजन की अवधारणा प्रस्तुत की। यह विचार कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अपने पवित्र प्रतीक, ग्रंथ और अनुष्ठान हैं जो नागरिकों को दलगत सीमाओं से परे एकजुट करते हैं। अपने बाद के सहयोगी कार्य हैबिट्स ऑफ द हार्ट 1965 में मैंने अमेरिकी जीवन को आकार देने वाली नैतिक और व्यक्तिवादी धाराओं का अध्ययन किया, जिसमें समाजशास्त्र, इतिहास और नैतिक दर्शन का मिश्रण था। मुझे प्रेरित करने वाली बात यह थी कि समाजशास्त्र को अर्थ के प्रश्न से जूझना चाहिए। उसे केवल यह नहीं देखना चाहिए कि समाज कैसे काम करता है, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि लोग पहली बार में एक दूसरे से बंधा हुआ क्यों महसूस करते हैं। मैंने बर्कले से औपचारिक सेवानिवृत्ति के बहुत बाद तक, जहां मैंने दशकों तक पढ़ाया, लिखना, शिक्षण करना और सार्वजनिक बहसों में भाग लेना जारी रखा। अंतिम प्रमुख कार्य रिलीजन इन ह्यूमन एवोल्यूशन 2011 मानवता के गहरे इतिहास में धार्मिक और प्रतीकात्मक क्षमताओं के उद्भव का एक व्यापक विवरण था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने नृविज्ञान, उत्क्रांतिवाद और दर्शन को एक साथ जोड़ा। 30 जुलाई 2013 को 86 वर्ष की आयु में मैं ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में इस दुनिया से विदा हुआ और वहीं माउंटेन व्यू सेमेट्री में मेरी अंतिम विदाई हुई। मेरा कार्य आज भी न केवल समाजशास्त्र
बल्कि धार्मिक अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत और सांस्कृतिक इतिहास को प्रभावित करता है। जहाँ कुछ लोगों ने नैतिक परंपराओं पर मेरे जोर को अतीत प्रेमी या आदर्शवादी माना, वहीं मैंने इसे आधुनिक जीवन के विखंडन और निंदकता के लिए एक आवश्यक प्रतिरोधक समझा। मेरी विरासत उस स्थायी प्रश्न में निहित है जिसे मैंने उठाया था, एक समाज कैसे स्वतंत्र, बहुलतावादी रह सकता है और फिर भी साझा नैतिक प्रतिबद्धताओं से बंधा रह सकता है। ये प्रश्न आज उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब मैंने इसे पहली बार पूछा था। अपने बौद्धिक जीवन में मुझे एक गहरे प्रश्न ने प्रेरित किया, समाज को अर्थ और नैतिक समरसता कौन देता है? एक ऐसे युग में जो धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और तेज़ी से हो रहे बदलाव से चिह्नित था, मैंने ये समझने की कोशिश की कि मूल्य, अनुष्ठान और प्रतीक कैसे एकता और अपनापन की भावना बनाए रखते हैं। मेरा मानना था कि समाज शास्त्र को केवल समाज के कार्यप्रणाली को ही नहीं, बल्कि उसकी नैतिक कल्पना को भी संबोधित करना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह प्रकट करना था कि धर्म, जिसे व्यापक रूप से समझा जाए, आधुनिक जीवन के भीतर कैसे कार्य करता है, कभी छिपा, कभी प्रकट, पर हमेशा हमारी सामूहिक नियति को आकार देता है। आइए मैं आपको अपनी मुख्य सिद्धांतों से परिचित कराता हूँ, वे महत्वपूर्ण विचार जो मेरे विश्वास, समुदाय और मानव समाज के स्थायी नैतिक ताने बाने की समझ को गढ़ते हैं। सिद्धांत 1, अमेरिकी नागरिक धर्म, अमेरिकन सिविल रिलीजन। जब मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका को देखा तो मैंने केवल कानून और बाज़ारों से परे कुछ और देखा। मैंने एक नैतिक ढांचा देखा जिसे मैंने नागरिक धर्म कहा। यह किसी एक संप्रदाय से बंधा नहीं है, फिर भी यह पवित्र प्रतीकों, ग्रंथों और अनुष्ठानों का उपयोग करके नागरिकों को एकजुट करता है। उद्घाटन भाषण, राष्ट्रपति की शपथें, राष्ट्रीय छुट्टियाँ और स्मृति समारोह, ये केवल राजनीतिक क्रियाएं नहीं हैं, ये पवित्र प्रदर्शन हैं। नागरिक धर्म उद्देश्य की एक साझा भाषा प्रदान करता है जो स्वतंत्रता, न्याय और बलिदान जैसे आदर्शों को जगाता है। ये संकट के समय में एकता को प्रेरित कर सकता है, जैसे लिंकन या कैनेडी ने राष्ट्र को नैतिक पुनर्नवीनीकरण के लिए बुलाया। लेकिन इसका दुरुपयोग अपवर्जन या हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। इसी कारण मैंने जोर दिया कि नागरिक धर्म को आत्मालोचनात्मक होना चाहिए और राष्ट्रीय उद्देश्य को समानता और गरिमा के सर्वोपरि सिद्धांतों के साथ संरेखित करना चाहिए। इस तरह नागरिक धर्म राष्ट्रवाद का साधन नहीं, बल्कि गणराज्य के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक बन जाता है। सिद्धांत 2, धार्मिक उत्क्रांति, रिलीजियस एवोल्यूशन। धर्म, जैसे सभी मानव सांस्कृतिक रूप, एक इतिहास रखता है। यह विकसित होता है, अनुकूलित होता है और परिवर्तित होता है। इसके विकास को समझने के लिए मैंने इसे चरणों में सोचने को उपयोगी पाया। कबीली या प्राचीन रूप जो रिश्तेदारी और तत्काल पर्यावरण में जड़े होते हैं, पुरातन रूप जो महान साम्राज्यों के जटिल पुरोहित व्यवस्था और ब्रह्मांडीय क्रम से संबंधित होते हैं, और ऐतिहासिक धर्म जो नैतिक और दार्शनिक प्रगति के क्षणों में जन्म लेते हैं और अक्सर पैगंबरों और मुनियों द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक चरण नैतिक क्षितिज को विस्तृत करता है, स्थानीय आत्माओं से लेकर सार्वभौमिक सत्य तक, चक्रीय अनुष्ठानों से लेकर नैतिक अनिवार्यताओं तक। यह अज्ञानता से प्रबोधन की यात्रा नहीं है, बल्कि बड़ी एकजुटताओं की कल्पना और मूर्त रूप देने की बढ़ती क्षमता है। धार्मिक उत्क्रांति समाजों की जटिलता के समानांतर चलती है। जैसे जैसे मानव व्यापक समुदायों और नए अस्तित्व संबंधी प्रश्नों का सामना करता है, यह विकसित होती है। इसे अध्ययन करना धर्म को केवल समाजशास्त्र में सीमित करना नहीं है, बल्कि इसे मानवता की अंतिम अर्थ और नैतिक आधार की खोज की खुलती कहानी के रूप में देखना है। सिद्धांत 3, दिल की आदतें, ढांचा, हैबिट्स ऑफ द हार्ट फ्रेमवर्क। हैबिट्स ऑफ द हार्ट में हमने समझने की कोशिश की कि अमेरिकियों द्वारा कौन कौन सी नैतिक भाषाएं बोली जाती हैं। 2 प्रकार के व्यक्तिगतवाद उभर कर सामने आए। उपयोगितावादी व्यक्तिगतवाद जीवन को व्यक्तिगत लाभ और दक्षता बढ़ाने के विकल्पों की श्रृंखला के रूप में देखता है। अभिव्यक्तिवादी व्यक्तिगतवाद आत्म खोज और प्रामाणिकता को महत्व देता है। अपने अंदर की आवाज़ के प्रति सच्चा रहना। दोनों के अपने गुण हैं। पहला पहल और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, दूसरा
रचनात्मकता और गरिमा को प्रोत्साहित करता है। फिर भी दोनों जब गहरे प्रतिबद्धताओं से कट जाते हैं तो ये सामुदायिक बंधनों को कमज़ोर कर सकते हैं। हमने अन्य परंपराएं भी पाई, बाइबिलीय और नागरिक गणराज्यवादी, जो हमें समझौते, बलिदान और साझा भलाई की याद दिलाती हैं। चुनौती यह नहीं है कि व्यक्तिगतवाद को त्याग दिया जाए, जो अमेरिका की प्रतिभा का हिस्सा है, बल्कि इसे उन परंपराओं के साथ जोड़ना है जो हमें एक दूसरे से बांधती हैं। तभी व्यक्ति फल फूल सकता है बिना समुदाय के कमज़ोर हुए, और समुदाय टिक सकता है बिना व्यक्ति को दबाए। सिद्धांत 4, समुदाय बनाम व्यक्तिगतवाद, कम्युनिटी वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। आधुनिक लोकतंत्र अक्सर एक नैतिक द्वंद्व का सामना करते हैं। व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान कैसे करें जबकि उन सामुदायिक बंधनों को बनाए रखें जो स्वतंत्रता को संभव बनाते हैं। अत्यधिक व्यक्तिगतवाद अलगाव, विखंडन और साझा उद्देश्य की हानि का खतरा पैदा करता है। वहीं अत्यधिक सामुदायिक नियंत्रण समानता, दमन और व्यक्तिगत विवेक के दमन का कारण बन सकता है। मैंने नैतिक और नागरिक संतुलन की वकालत की है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को परस्पर दायित्वों के ढांचे के भीतर संरक्षित किया जाता है। इसके लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है, ये एक साझा नैतिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिसे संस्थानों, कथाओं और प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है, जो हमें हमारी आपसी निर्भरता की याद दिलाते हैं। समुदाय और व्यक्तिगतवाद विरोधी शक्तियाँ नहीं हैं जिन्हें एक बार में सुलझा दिया जाए। वे लगातार चल रही नैतिक बातचीत में दो ध्रुव हैं। इसी तनाव में लोकतांत्रिक जीवन की गतिशीलता निहित है, और हमारा काम इसे विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक बनाए रखना है, व्यक्ति की गरिमा और पूरे समाज के स्वास्थ्य दोनों को पोषित करते हुए। सिद्धांत 5, नैतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा, मॉरल इकोलॉजी कंसेप्ट। कोई समाज केवल कानूनों और बाज़ारों से ही नहीं चलता, यह एक नैतिक पारिस्थितिकी के भीतर जीवित रहता है, जो एक साझा मूल्य प्रणाली है जो व्यवहार को दिशा देती है और जीवन को अर्थ प्रदान करती है। यह नैतिक पारिस्थितिकी धार्मिक परंपराओं, नागरिक आदर्शों या दोनों के संयोजन में निहित हो सकती है। यह वह अदृश्य वातावरण है जो विश्वास, सहयोग और पारस्परिक सम्मान को पोषित करता है। जब कोई समाज इस साझा नैतिक आधार को खो देता है तो सार्वजनिक जीवन प्रतिस्पर्धी हितों के संघर्ष का मैदान बन जाता है, जहां निर्णयों के लिए कोई सामान्य दृष्टिकोण नहीं रहता। मेरा चिंता यह रही है कि आधुनिक बहुलवाद, जबकि यह जीवंतता का स्रोत है, साथ ही हमें बांधने वाले मूलभूत ढांचों को कमज़ोर करने का खतरा भी लेकर आता है। विविध समाज में नैतिक पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए सक्रिय संवर्धन आवश्यक है। नैतिक शिक्षा, नागरिक अनुष्ठान और वे संस्थाएं जो हमारे उच्चतम मूल्यों का प्रतीक हैं। बिना इस देखभाल के सामाजिक ताना बाना कमज़ोर पड़ जाता है और स्वतंत्रता अनुचित आज़ादी में बदल जाती है, जबकि समुदाय अविश्वास में गिर जाता है। मेरी आजीवन खोज यह समझना थी कि नैतिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मक प्रणालियाँ समाजों को कैसे आकार देती हैं। मेरा मानना था कि धर्म, जिसे सबसे व्यापक अर्थ में लिया जाए, अतीत की कोई निशानी नहीं है, बल्कि मानव जीवन में एक स्थायी शक्ति है जो एकता और विभाजन दोनों कर सकती है। मेरा उद्देश्य यह जानना था कि कैसे विश्वास, अनुष्ठान और साझा कथाएं अर्थ बनाए रखती हैं, समुदायों को जोड़ती हैं और सामूहिक क्रिया का मार्गदर्शन करती हैं। अपने पूरे करियर में मैंने यह दिखाने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक सामाजिक जीवन के नैतिक और प्रतीकात्मक आयामों को समझा न जाए। यहाँ वे प्रमुख कार्य हैं जो इस यात्रा को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। 1. टोकुगावा धर्म, प्री इंडस्ट्रियल जापान के मूल्य, टोकुगावा रिलीजन, द वैल्यूज़ ऑफ प्री इंडस्ट्रियल जापान, 1957। इस अध्ययन में मैंने टोकुगावा काल 1603 से 1968 के दौरान जापानी समाज के नैतिक और धार्मिक आधारों की पड़ताल की। मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट एथिक्स से प्रेरणा लेते हुए मैंने तर्क दिया कि कन्फ्यूशियन नैतिकता, बौद्ध अनुशासन और शिंटो अनुष्ठानों ने मिलकर एक अनुशासित, कर्तव्यपरायण मानसिकता को बढ़ावा दिया, जिसने जापान को तीव्र आधुनिकीकरण के लिए तैयार किया। इस कार्य का मुख्य निष्कर्ष था कि आधुनिकीकरण के लिए परंपरा का त्याग आवश्यक नहीं है। सांस्कृतिक प्रणालियाँ नए आर्थिक और राजनीतिक आदेशों का समर्थन करने के लिए पुनर्व्याख्यायित की जा सकती है। 2. अमेरिका में नागरिक धर्म,
सिविल रिलीजन इन अमेरिका 1977। इस प्रभावशाली निबंध में मैंने प्रस्तावित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अपनी स्वयं की नागरिक धर्म है, एक ऐसा सेट पवित्र विश्वासों, प्रतीकों और अनुष्ठानों का जो सांप्रदायिक सीमाओं से परे नागरिकों को जोड़ता है। राष्ट्रपति के उद्घाटन, राष्ट्रीय स्मारक और स्वतंत्रता घोषणा जैसे मूलभूत ग्रंथ एक साझा नैतिक व्यवस्था के पवित्र प्रतीकों के रूप में कार्य करते हैं। मैंने तर्क दिया कि यह नागरिक धर्म एकता और नैतिक पुनर्नवीनीकरण का स्रोत हो सकता है, लेकिन इसे अन्याय को पवित्र ठहराने से रोकने के लिए आत्म आलोचना की आवश्यकता होती है। 3. टूटा हुआ वाचा। संकट के समय अमेरिकी नागरिक धर्म, द ब्रोकन कवेनेंट, अमेरिकन सिविल रिलीजन इन टाइम ऑफ ट्रायल 1975। इस पुस्तक में मैंने नागरिक धर्म पर अपने प्रारंभिक कार्य का विस्तार किया और चेतावनी दी कि अमेरिकी समाज की नैतिक सहमति कमज़ोर हो रही है। मैंने अमेरिकी नागरिक धर्म के ऐतिहासिक विकास का पता लगाया और उन क्षणों का विश्लेषण किया जब यह अपने आदर्शों पर खरा नहीं उतरा, विशेषकर युद्ध, नस्लीय अन्याय और राजनीतिक विभाजन के समय। मेरा तर्क था कि नागरिक धर्म को भविष्यदर्शी चुनौती के लिए खुला रहना चाहिए और राष्ट्रीय कमियों की आलोचना के लिए सर्वोच्च मूल्यों का सहारा लेना चाहिए। 4. दिल की आदतें। अमेरिकी जीवन में व्यक्तिगतता और प्रतिबद्धता, हैबिट्स ऑफ द हार्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड कमिटमेंट इन अमेरिकन लाइफ 1985। रिचर्ड मैडसेन, विलियम सुलिवन, एन स्विडलर और स्टीवन टिप्टन के साथ सहलेखक के रूप में इस पुस्तक ने सामान्य अमेरिकियों की नैतिक भाषाओं का अध्ययन किया। साक्षात्कारों और केस स्टडीज़ के माध्यम से हमने पाया कि दो नैतिक परंपराएं, व्यक्तिगतता और समुदाय, अमेरिकी जीवन को आकार देती है। जबकि व्यक्तिगतता स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति प्रदान करती है, यह अक्सर अकेलापन लाती है जब तक कि इसे सामान्य भलाई के प्रति प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित न किया जाए। धार्मिक समुदाय, नागरिक समूह और स्वयंसेवी संगठन इन तनावों को सुलझाने के प्रमुख स्थान के रूप में उभरे। 5. अच्छा समाज, द गुड सोसाइटी 1951। हैबिट्स ऑफ द हार्ट में शुरू हुई साझेदारी को जारी रखते हुए हमने अमेरिकी संस्थाओं, अर्थव्यवस्था, सरकार और शिक्षा का नैतिक और कार्यात्मक प्रणाली के रूप में विश्लेषण किया। हमने तर्क दिया कि एक अच्छा समाज केवल कुशल या समृद्ध नहीं होता, बल्कि वह न्याय, समुदाय और नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। केस स्टडीज़ और नैतिक दर्शन का उपयोग करते हुए हमने संस्थाओं को पुनः सुधारने के तरीके सुझाए ताकि वे संकीर्ण स्वार्थों के बजाय सार्वजनिक भलाई की सेवा करें। छठी मानव उत्क्रांति में धर्म, पैलियोलिथिक से अक्षीय युग तक, रिलीजन इन ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम द पैलियोलिथिक टू द एक्सियल एज 2011। यह मेरा सबसे महत्वाकांक्षी और व्यापक प्रोजेक्ट था। लाखों वर्षों में फैले इस अध्ययन में मैंने प्रारंभिक मानव समाजों से लेकर अक्षीय युग के महान परिवर्तनों तक धर्म के उद्भव को ट्रेस किया। मैंने तर्क दिया कि धर्म हमारे प्रतीकात्मक और सहयोगी क्षमताओं के साथ विकसित हुआ, जिससे मनुष्यों को पारलौकिकता की कल्पना करने, साझा आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होने और बड़े जटिल समुदायों को बनाने की क्षमता मिली। नृविज्ञान, उत्क्रांति विज्ञान और तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर आधारित इस पुस्तक ने धर्म को कोई पुरानी जीवित निशानी नहीं, बल्कि हमारी जाति के नैतिक और सांस्कृतिक विकास का एक केंद्रीय तत्व बताया। यह पुस्तक मानव जीवन में धर्म की स्थायी भूमिका पर मेरी अंतिम अभिव्यक्ति है। जब मैं नागरिक धर्म की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है, बल्कि साझा विश्वासों, प्रतीकों और अनुष्ठानों का वह समूह है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र स्वयं को समझता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह, संविधान के प्रति श्रद्धा और सार्वजनिक जीवन में भगवान का आह्वान, ऑल, ये सब इस नागरिक धर्म का हिस्सा है। यह लोगों को सांप्रदायिक विभाजनों से परे एक साथ जोड़ता है और नागरिक जीवन के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। मैंने तर्क दिया है कि नागरिक धर्म एकता और उद्देश्य को प्रेरित कर सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, जो बहिष्कार या राष्ट्रवादी स्वधर्म साधना को बढ़ावा देता है। इसकी सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसके प्रतीकों को आलोचना के लिए कितना खुला रखते हैं और नैतिक दावों को न्याय और समानता के सार्वभौमिक आदर्शों के प्रति कितना जवाबदेह बनाते हैं। यदि आपको
यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सोशियो एक्सप्लोरेशन से आने वाले अपडेट कभी मिस न करें। आपका समर्थन इस यात्रा को जीवित रखता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।